उनकी क्या वो उनको कुछ स्नेक ने काटा, बिच्छू ने काटा, या उनको इंजरी हो गई, या उनको बीपी या चक्कर आ गया, या उनकी इम्यूनिटी कम हो गई, तो वो कोई फार्मेसी में नहीं जाते। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल गढ़चिरौली में देखे जा सकते। वो पैट से, घर से, झोपड़ी से, झुग्गी झोपड़ी से निकलते और जंगल में जाते और जंगल से ही वो अपनी जंगल को ही फार्मेसी यूज करते। ऐसे इतने यहाँ पे जितने भी पेड़ है, हाँ जी, वो औषधि पेड़ है। हाँ जी। ये मैं किस सबूत के यानी किस आधार पे बोल सकता हूँ? प्रकृति विज्ञान और साथ ही साथ एक तरीके से जीव विज्ञान और विविध क्षेत्र के जो विज्ञान है, इसमें हम लोग जब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा एक तरीके से पूरा एक बैंक, जिसको बोल सकते हैं नॉलेज का बैंक, यानी जो हमारे ह्यूमन को एक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है, या फिर हम एक तरीके से एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ कि हमारे इर्द गिर्द में क्या चल रहा है, वो एक्चुअली कौन सी वनस्पति है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक इतिहास से, एक प्रोसेस से हमारे तक यहाँ तक डेवलपमेंट होते होते आई है। तो आज हम बात कर रहे हैं, विषय है बॉटनी, जो आज नागपुर में एक तरीके से एक नया जो स्पीसीज़ की खोज हुई। डॉक्टर सुभाष सोमकुंवर जी जो अंबेडकर कॉलेज से है, एचओडी है बॉटनी। सर, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी पे। धन्यवाद। हम देखते हैं सर कि एक तरीके से जो बॉटनी के विषय में हम देखते हैं कि जो जागरूकता नहीं है लोगों में, यानी जो वनस्पति विज्ञान है, हमारे आजू बाजू में भी रेयर से रेयर वनस्पति होती है, पर उसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये इनके पीछे की क्या वजह है कि जैसा जिस तरीके से हम डेवलपमेंट कंट्री देखते हैं, दूसरी देश देखते हैं कि वो वनस्पति विज्ञान में काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन ये भारत की देन है। चाहे नागार्जुना हो, या फिर हम देखते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो, सिंधु घाटी की सभ्यता हो, या राखी गढ़ी हो, इसके यानी हम आज भी जो देखते हैं इनके फ़ोटोज़ में हमको वनस्पति दिखती है अलग अलग, या फिर आयुर्वेद हो, ये भारत की देन है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो भारत के नागरिक हैं वो बॉटनी के प्रति इतना यानी उनमें किसी भी तरीके से हमको अवेयरनेस नहीं दिखता है? आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं आवाज़ इंडिया टीवी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और आपके टीम का कि आपने इतने नागपुर के काफ़ी 30-35 किलोमीटर दूर सालेमेंडा डैम के इस घाटी में आपने ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को, हमारे जो मिलियंस में जो दर्शक है आपके आवाज़ इंडिया टीवी के, हम भी उसमें का पार्ट है, ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो बोला कि इंडिया में वनस्पति विज्ञान, संवर्धन, जैव विविधता, या जो वनस्पति में जो एक उसका एक विभाग है टैक्सोनॉमी, जिसे हम वनस्पति वर्गीकरण शास्त्र भी बोल सकते या विज्ञान भी बोल सकते, उसमें हम दुनिया में नंबर 1 हुआ करते थे। हमारी जो आपने सभ्यता के बारे में भी काफ़ी बताया कि हमारी सभ्यता ये माया सभ्यता से भी बहुत पुरानी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का जो इतिहास में वर्णित है कि वो 5000 साल पुरानी सभ्यता है, जो कि दुनिया में सबसे पुरानी एक सभ्यता मानी जाती है। वैसे ही मेसोपोटामिया सभ्यता है, या फिर इंडो ग्रीक है, इंडो इजिप्ट है, या फिर आपने राखी गढ़ी का भी उदाहरण दिया। और साथ में ही हमने अभी रिसेंटली बीसी देवतारे, डॉक्टर बीसी देवतारे जो डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर है, उन्होंने जो भोन में भी पुरानी सभ्यता में को किस प्रकार के खाद्य पदार्थ के पास जो भोन मिला, यहाँ से जस्ट है जो बुल्ढाना पुराना बुद्ध ठाना जिसे कहा जाता था उस जिले में, वो एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था उस समय के व्यापार का, बुद्धिज्म के काल में। तो वहाँ पर भी उन्होंने हमारे लोग क्या खाते थे उस सभ्यता में भी ढूंढा। उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 2100-2200 साल पुरानी सभ्यता को उजागर किया इस पूरी दुनिया में। तो वहाँ पे भी देखा गया है कि किस प्रकार से खाद्य पदार्थ उस जमाने में हमारे पुरखे जो इस भारत के इंडिजिनस लोग रखा करते थे, खाया करते थे, किस प्रकार से जैव विविधता का उपयोग भी करते थे। वहाँ का वो सेंटर मसाले के लिए भी प्रसिद्ध था, यानी अपने जीवन में यूज करने के लिए। हाँ, हमारे जीवन में हम खाद्य पदार्थ के साथ साथ मसालों का ट्रेड करते थे। भोन के जो बुल्ढाना जिला, जो अभी का बुल्ढाना जिला, वहाँ से। तो ये हमें डिपिक्ट करता है। और सिंधु सभ्यता में अगर हम देखा जाए तो वहाँ पे कोई यानी जो आयुर्वेदाचार्य हम बोल सकते, या वैदू,
या आज के ज़माने के मेडिसिनल मैन जिसे हम बोलते हैं कि वो किस प्रकार से जो हमारे सोसाइटी में संसर्ग होता था या किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता था या हमारी तबीयत बिगड़ जाती थी, तो किस तरह से वो रोगों को उसका निदान निकाल के वनस्पति का उपयोग करके वो उसे ठीक करते थे। और इस प्राचीन काल से ही हमारा देश अग्रेसर रहा है वनस्पति का उपयोग करने में, वो चाहे मेडिसिन हो, वो चाहे हमारे अलग अलग फूड खाद्य पदार्थ हो, या फिर हमारे वनस्पति का शेल्टर के लिए, यानी या बॉटनी फॉर शेल्टर, हाँ, बॉटनी फॉर शेल्टर, बॉटनी फॉर फूड, बॉटनी फॉर मेडिसिन, एंड नॉट इतना ही नहीं तो बॉटनी फॉर क्लॉथ। पर सर जब देश में देखते हैं, आपने फूड की बात की, क्लॉथ की बात की, पर बॉटनी फॉर नॉलेज जिसको बोलना चाहिए कि एक सिटीजन्स जो है, भारत के सिटीजन्स इतना गौरवान्वित हमारा हिस्ट्री रहा है, आपने जिक्र किया 1 by 1, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरीके से आज एक तरीके से इवोल्यूशन की थ्योरी को भी भारत का शिक्षा मंत्रालय एक तरीके से कुछ लोग, तथाकथित लोग, उसको नकारते हैं, और उसी इवोल्यूशन की थ्योरी से पूरी दुनिया ने डार्विन की थ्योरी का एक तरीके से लोहा माना। तो आपको लगता है भारत में जो इग्नोरेंस ऑफ ईरा हमने देखा था 17वीं सेंचुरी ने, कि किसी ने बोल दिया कि पृथ्वी गोल है या सूर्य उसका इर्द गिर्द चक्कर लगा रही, तो उसको फांसी दे दी गई, तो आज आपको लग रहा है इग्नोरेंस ऑफ ईरा भारत में लौट रहा है किसी शक्तियों के द्वारा? सिंधु सभ्यता में जिस प्रकार का हम डेवलपमेंट देखते हैं, या फिर हम देवनी मोरी, या फिर अने जो वडनगर है, जो मोदी साहब का जो ये है एरिया, प्रधानमंत्री जी का, वहाँ पे भी हमारी एक सभ्यता एक डैम में चली गई है। तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दुनिया का विश्व गुरु हुआ करता था भारत, दुनिया के स्कॉलर भारत में। आप कैसे सर इसको सबूत के साथ, बॉटनी सबूत की बात करती है, तो आप इसको कैसे साबित करेंगे? जैसे हुयानसेन है, हाँ जी, चाइनीज स्कॉलर भारत में पढ़ाई करने के लिए आया था। हाँ जी, जैसे फियान है, फयान या फयान हियान भी बोल सकते, वो भी भारत में आए थे। हाँ, या कोरिया के, साउथ कोरिया के कुछ स्कॉलर, उन्होंने वो बुक, यहाँ के महाविद्यालय थे। हम यहाँ पे जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जैसे कि नालंदा है, तक्षशिला है, उज्जैनी है, या और भी ऐसे करीब करीब 20 से ज़्यादा जो विश्वविद्यालय हम हुआ करते थे, उस स्कॉलर, इवन हम ये भी बोल सकते कि जो हमारे यीशु ख्रिस्त जी है, उन्होंने भी लद्दाख में उनकी पढ़ाई कंप्लीट की, और फिर यहाँ से नॉलेज तिब्बत गए। हाँ, यानी बीबीसी ने भी उसमें डॉक्यूमेंट, हाँ, बीबीसी ने। तो आपको लगता है जो कॉलेज के नाम आप बता रहे हैं, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या फिर संकिशा, यहाँ पे बॉटनी यानी फिर जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान का यहाँ पढ़ाई होती थी? बड़े पैमाने पे वहाँ पे वो पढ़ाई होती थी। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, आपने भी वो सुना होगा कि एक स्कॉलर को वहाँ के प्रोफेसर ने, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने कहा था कि आपको ये टास्क दिया जाता है। वो पहले क्वेश्चन फ्रेम करते थे। हाँ, जैसे अभी दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय, हार्वर्ड हो या ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज हो, हाँ, या फिर जो बड़े बड़े जो टॉप की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। अच्छा। पीएचडी करने के पहले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन फ्रेम करने की, इशू फ्रेम करने की जो सभ्यता है या मेथोडोलॉजी है, ये बहुत पुरानी है। अच्छा। कि वहाँ के जो प्रोफेसर थे नालंदा के, उन्होंने बोला कि ऐसा मुझे एक आधा प्लांट, अभी यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स है, विविध प्रकार के, आप देख सकते हैं। हम लोग एक तरीके से, मैं बोलूँगा कि अपने कैमरामैन को, ये सतपुड़ा का रेंज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एकदम फॉरेस्ट आपको दिखेगा। और आज हमारे साथ डॉक्टर सुभाष सोमकर साहब है, जो एक वैज्ञानिक है और एक शोधार्थी है बॉटनी के और एक वनस्पति विज्ञान के। जैसा सर आप ये देख रहे हैं कि इसका क्या नाम है, आप इसका देखो, जैसे कि इसका हेलिक्टस आइसोरा करके इसका नाम है। अच्छा, टेक्निकली? हाँ, टेक्निकली हेलिक्टस आइसोरा, इसे मुरुट सेंग भी कहा जाता है। अच्छा। और इस मुरुट सेंग का उपयोग जो ज़्यादा डिसेंट्री हो जाती, डायरिया के कारण आज लाखों लोग पहले के कारण इसमें निर्वाण हो जाते थे। अच्छा। उनका मृत्यु हो जाता था, उसके लिए ये उपयोग करते थे इस प्लांट का। तो ऐसी संदर्भ में मैं ये विषय को जोड़ के बताना चाहता हूँ कि ऐसे इतने यहाँ पे जितने भी पेड़ है, हाँ जी, वो औषधि पेड़ है। हाँ जी। ये मैं किस सबूत के यानी किस आधार पे बोल सकता हूँ? तो वो जो प्रोफेसर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बोला कि उनके स्कॉलर को जाओ कि जो चैलेंज की बात आप कर रहे हैं, चैलेंज कर दिया था कि ऐसा एक आधा प्लांट ढूंढ के लाओ जो औषधि वनस्पति नहीं है। उसने
ये देखो, आपको भी इसका फ्रैग्रेंस आ रहा है। हाँ जी। उन्होंने ऐसे फ्रैग्रेंस के माध्यम से या अलग अलग वहाँ के लोकल लोगों को पूछा उस लेवल, उस हाँ, वक्त। उस वक्त, और पूरा जोग्राफिकल लैंडमार्क्स, एक पर्टिकुलर जोग्राफी एरिया दिया होगा उस प्रोफेसर पूरा ने उस सर्च समय। कर लिया। सर्च करने के बाद ये कंक्लूजन पे आए कि ऐसा एक भी वनस्पति नहीं मिला कि जो औषधि वनस्पति नहीं है। इसका ये यानी एक बहुत proof- बड़ा, ये proof हो गया। बहुत बड़ा प्रूफ हो गया, जो हम अपने रेफरेंस किताब में पढ़ते, या आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, या तिब्बतियन मेडिसिन सिस्टम, या चाइनीज में भी हम ये देखते हैं, या फिर जो भी इंडो जर्मन या अदर कंट्रीज में जो कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐसा देखा गया है कि सभी वनस्पति क्या है, औषधि गुणधर्म वाली वनस्पति है। ये रेफरेंस उन्होंने कहाँ से लिया? तो जो बुद्ध काल में या हमारे एंशियंट आर्कियोलॉजिकल जो तथ्य है उसके आधार पे जो हमारे बहुत पुराने ग्रंथ है वहाँ पे लिखा है कि उस जमाने में भी वनस्पति का बड़े पैमाने पे उपयोग किया जाता था। और ये जो वन वैभव है, ये जो वनस्पति का ये जो वेल्थ ऑफ इंडिया है, इसको बड़े पैमाने पे उन्होंने एक्सप्लोर कर दिया था। और ये फिर सभ्यता का जैसे जैसे धीरे 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 वो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्ट्रॉय होने लगी, या जो राजेशाही में जो चेंजेस आए, जो आक्रांता, जो आक्रमणकारियों ने जो भी इस भारत देश की संपत्ति को सिर्फ धन को ही नहीं लूटा, सोने को ही नहीं लूटा, सर आप यहाँ जैसा के वनस्पति को सर भी आप उन्होंने बोल रहे इसी जंगलों में ढेर सारी संपदा है। हाँ, जंगलों में ढेर सारे मिनरल्स है, आयुर्वेदिक के मेडिसिन्स है, जो आज के युग के लिए हमें काफ़ी उपयोगी है। लेकिन जो इंडिजीनियस पीपल रहा, जो इसको जिसने काल दर काल अलग अलग कालखंड में इसको प्रिजर्व करके रखा, इसको संभाल के रखा, इसको इन्वेंट करके रखा, और अपनी दिन की दिनचर्या में उसने उसका यूज़ किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो कहीं पे भी दिखता नहीं है मेन स्ट्रीम में। यानी जिन्होंने इसका इन्वेंट किया अलग अलग पेथी में, भारत के अलग अलग कोने में, तो आपको क्या लगता है क्या वजह रह गई जो मेन स्ट्रीम में बॉटनी के उस क्षेत्र में जिन्होंने शुरुआती दौर में इसको काफ़ी उपयोगी माना और अपने जनरेशन को फ़ायदा पहुंचाया, आज वो यहाँ कहीं दिखते नहीं हमें? जैसे कि प्राचीन काल में हम देखते हैं कि भारत पूरे दुनिया का विश्वगुरु हुआ करता था वनस्पति विज्ञान में, वन वैभव, जैव विविधता, या जंगलों में, पहाड़ों में जो संपदा मिलती थी उसका उपयोग करने में। उसके बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे ग्रंथ हमको मिलते हैं। जीवक का एग्जाम्पल लीजिए, हाँ जी। नागार्जुन का एग्जाम्पल लीजिए, हाँ जी। या चरक संहिता का लीजिए। ये जितने भी बड़े बड़े जो फार्माकोपिया, एनसाइक्लोपीडिया भी हम बोल सकते हैं, और ये हमारे इंडिया की वेल्थ हुआ करती थी। लेकिन धीरे 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 जैसे शासन प्रशासन में जो बदलाव हुए, और फिर एक बड़े यहाँ के इंडिजिनस तबके को, यहाँ के जो मेन नेटिव लोगों को ने आक्रमण के बाद या फिर शासन प्रशासन में कहीं ना कहीं उन्हें जो नॉलेजियस लोग थे इंडिजिनस, यानी जो श्रमण जो तबका था, जो बहुत बड़ा तबका था, जो इस देश का सही मायने में इस देश को ग्लोरीफाई कर रहा था, गौरवान्वित कर रहा था नॉलेज के टर्म्स में, अलग अलग विज्ञान के इसमें, औषधि शास्त्र में, आयुर्वेदिक शास्त्र ने विज्ञान में अलग, या फिर बिना सर्जरी से भी ब्रेन का सर्जरी किया हुआ करती थी। अच्छा। बिना कोई ऑपरेशन करके। तो ऐसे जो इतना बड़ा वैज्ञानिक डेवलपमेंट प्रोग्रेस उस समय में हुआ था, और ये इंडिजिनस श्रमण व्यवस्था ने किया था। ऐसे व्यवस्था को शासन प्रशासन से दूर रखते 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 उनको काफ़ी उनको अंधेरे में, अंधविश्वास, पाखंड में ढकेला गया, जिसके कारण वो नॉलेज जो गैप आ गई, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना चाहिए था, किताबों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, या जो गुरु परंपरा के माध्यम से जो जाना चाहिए था, वो गैप आने के कारण, खंड आने के कारण वो ट्रांसफ़र नहीं हुई। और जो भी ट्रांसफ़र हुई, जो आज हमारे जो आजी का बटवा, या फिर हमारे जो ग्रैंड एंसेस्टर थे, उन्होंने माउथ टू माउथ जो उनके पास दिमाग में जो नॉलेज है वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड, वो उन्होंने उनके बेटे को बताया, बेटे ने उनको बेटे को बताया। इस तरह से वो जनरेशन टू जनरेशन चलते गया। लेकिन जो मास लेवल पे जाना चाहिए था, वो यहाँ की जो शासन व्यवस्था बीच काल में, यानी मध्ययुगीन भारत में बड़े पैमाने पे वैज्ञानिक तत्वों को दबाया गया, उसे डिस्ट्रॉय किया गया। वह उस समय के शासन प्रशासन ने बड़े पैमाने पे यहाँ के जो इंडिजिनस लोगों को दूर रखने के कारण वो
यानी पूरी दुनिया जो- में जिस तरीके से धर्म हावी हुआ, हाँ। तो हमारे भी कल्चर में, हमारे भी एक तरीके से विरासत में जो एक भव्य विरासत थी और उसे दबाया गया, ऐसा आप बोल रहे हैं। हाँ। अंत में आते हैं हम सर चर्चा की। अगर हम सर देखते हैं तो हाँ। आज भी जो गोंड, हाँ। भिल्ल हाँ जी, या सरना, संथाली, मुंडा, संताली या फिर परदान, कोरकू या ऐसे बहुत से एंशियंट ट्राइब है, वो आज भी उनकी क्या उनको कुछ स्नेक ने काटा, बिच्छू ने काटा, या उनको इंजरी हो गई, या उनको बीपी या चक्कर आ गया, या उनकी इम्यूनिटी कम हो गई, तो वो कोई फार्मेसी में नहीं जाते। उसके बहुत सारे एग्जांपल गढ़चिरौली में देखे जा सकते। वो पैट से, घर से, झोपड़ी से, झुग्गी झोपड़ी से निकलते और जंगल में जाते और जंगल से ही वो अपनी जंगल को ही फार्मेसी यूज करते। तो जैसे इसका ये कफ के लिए, बाढ़ कफ के लिए वो इस्तेमाल करते हैं इसका काढ़ा, तो उनके लिए जंगली फार्मेसी है। तो कहाँ अभी भी आप देखो झारखंड या जो जहाँ पे फार्मेसी नहीं पहुंची है, वो उनके लिए वो जंगली फार्मेसी बनी हुई है। उनके लिए ग्रैंडमा पाउच, उनके वो आजी के बटुए में जो रहता है वो तुरंत इंस्टेंट फर्स्ट एड बॉक्स है उनका। वो यानी ये सब वनस्पति ये विज्ञान अभी है। भी हमारे ये सारा पुरखों की बॉटनी जो से रिलेटेड सभ्यता है, ये है, सारी बॉटनी से रिलेटेड है। हाँ, हमारी जो सभ्यता है अभी भी हमारे पुरखों ने संभाल यानी के रखी है। संस्कृति और वनस्पति जो विज्ञान है, हमेशा साइमल्टेनियसली चलते रहा है। हाँ, चलते अंत रहा में है। हम एक बात करते हैं सर कि आपने जो एक शोध विद्यार्थी होने के नाते एक अपनी जवाबदेही बॉटनी को दी है, बॉटनी को देन दी है, आने वाले जनरेशन को देन दी है आपने, और उस प्लांट का नाम आपने डेडिकेट किया है दीक्षा भूमि के नाम से, जो एक गेटवे ऑफ ह्यूमैनिटी है, यानी जिसने सभी को समान समझा है और एक मानवता का द्वार है, जो मानव को मानव समझता है। तो ऐसा क्या था उसका टेक्निकल और क्या उसका मेडिसिन फॉर्मेशन में जा सकता है उपयोग आपको लगता है, और फिर हम इस चर्चा का अंत करते हैं। जो अभी हमने इंडियन फॉरेस्टर नामक जो विश्व प्रसिद्ध ऐसी ये पत्रिका है, शोध पत्रिका में वो छप के आया है, हमारा जो क्लिस्टेंथस ये जो जीनस है उसके अंतर्गत दीक्षा भूमियाना नामक हमारी ये स्पीसीज़ जो दुनिया के लिए नाविन्यपूर्ण है, नोवेल है, नई है, उसका हमने शोध आंबागढ़, जो कि पुरानी एक वो भी एक विरासती है ऐसा समझो, उस जंगल में, उस पहाड़ में, आंबागढ़ पहाड़ में ये वनस्पति का डॉक्टर गढ़पाइले सर, मैं, जो हम प्लांट्स की एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, जैसे अभी हम इधर आए एक्सप्लोरेशन करने के लिए, उस समय हमें एक नाविन्यपूर्ण प्लांट दिखा और उसका फिर हमने जब पूरे दुनिया का लिटरेचर सर्वे किया, रिव्यू किया, उसके बाद पता लगा कि ये प्लांट दुनिया के लिए ही नया है। तो जब हमने देखे कि उसके जो फ्रूट थे वो भगवा रेड कलर के हैं और उसका जो आकार था वैसे स्तूप के, डोम के जैसा था, यानी जैसा दीक्षा भूमि का आकार है। हाँ, जैसे दीक्षा भूमि का आकार है, जैसे स्तूप का आकार है, आर्कियोलॉजी में भी हम देखते। तो हमने डिसाइड किया, शोधकर्ता हमारी जो टीम है, कि क्यों ना हम इस हमारे आजू बाजू की जो महान विरासत है, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सभी मानवतावाद और विज्ञानवाद, यानी एक जो हम बोल सकते हैं कि जो अज्ञान, पाखंड और दलदल में जानवर के जैसे जिंदगी जीने वाले लोगों, लाखों करोड़ों लोगों को मानव बनाया, वैज्ञानिक एक ऐसी सोच रखी, मानवतावाद की, यानी ग्लोबल वेलफेयर की सोच रखने वाला एक वैश्विक बौद्ध धम्म की दीक्षा वापी ली। तो ऐसे दीक्षा भूमि का जो डोम शेप है, जो स्तूपा है, उसके जैसे हमारे वनस्पति का ये फ्रूट दिख रहा है, तो क्यों ना हम इस वनस्पति का नाम दीक्षा भूमि के को डेडिकेट किया जाए। और फिर बाद में हमने लॉजिकल यानी वो कनेक्ट भी हो गया कि स्तूप के जैसे शेप है और उसका भी एक वैश्विक यूज है। कौन सा वैश्विक यूज है उस प्लांट का, कि जो गराड़ी है उसके भाई यानी उसका सिस्टर टैक्सा, अच्छा, हाँ, उसके जैसा, उसी फैमिली का दिखने वाला उसके जैसा, लेकिन उससे थोड़ा अलग है, वो हम बायो पेस्टिसाइड करके उसका इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे फार्मिंग कम्युनिटी है, जो शेतकरी, ये जो आपने खोजा है, इसका क्या भविष्य में क्या यूज हो सकता है? उसी तरीके से कुछ पेस्टिसाइड में यूज हो सकता है? हाँ, तो उसी जैसे वो गराड़ी का क्लिस्टेंथस कोलिनस का जैसे उपयोग होता है बायो पेस्टिसाइड के लिए, जो कीटक को ये करने के लिए, और जो भी हमने हमारे अन्नदाता लोग हैं उसे ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक दृष्टया उसे यूज़ करते हैं, और ये भी प्लांट उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या उससे भी बेहतरीन रिजल्ट हम देख रहे हैं, उस पर भी संशोधन हमारा चालू है।
उसका नैनो बायो पेस्टिसाइड्स पे भी काम चालू है। नैनो पार्टिकल हम उसके माध्यम से बना रहे हैं, उसमें जो फाइटोकेमिकल्स है उसके माध्यम से अलग अलग मेटल के नैनो पार्टिकल बनाने का काम चालू है। इसके साथ साथ हमने उसका फाइटोकेमिकल एनालिसिस भी किया है, मतलब उसमें कौन से वैल्यूएबल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड जो हमारे अलग अलग व्याधि है या अलग अलग हमारे जो उसे हम क्या बोल सकते हैं मेडिकल फार्मूलेशन में उसका हमारे वेलनेस के लिए मेडिसिन तरीके से इस्तेमाल किस तरह से वेलनेस के लिए किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, उस पे हमारा शोध चालू है। तो हमने देखा कि वो एक उसमें अच्छे वैल्यूएबल फाइटोकेमिकल्स है जो आने वाले समय में न्यूरोलॉजिकल यानी वरदान साबित हो गया आने वाले जनरेशन वरदान साबित हो सकते हैं, ब्रेन से रिलेटेड एंटीऑक्सीडेंट, साइटोटॉक्सिक, इवन कैंसर, एंटी कैंसरस कंपाउंड भी हम वहाँ से उसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं। और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें उभर के आने वाली है, संशोधन उस पर चालू है। और इतना ही नहीं तो फार्मर्स के लिए भी हम आने वाले समय में उसके अलग अलग फार्मूलेशन बना के बायो पेस्टिसाइड्स का तौर पे उसे इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमारी फार्मिंग कम्युनिटी उसका बेनिफिट ले सकेंगी और फिर फार्मिंग कम्युनिटी अगर उसका उपयोग देखेंगी तो वो उसको यानी चल के उसका कंजर्वेशन, भविष्य हमारा उज्जवल होगा और हम महाशक्ति बनेंगे। हम देखते हैं कि जो शोध विद्यार्थी होते हैं ये अपने नॉलेज से डिकोड करते हैं चीज़ों को, जो कोड अगर से अभी तक डिकोड नहीं हुआ उसको डिकोड करते हैं और आने वाले जनरेशन के लिए वो वरदान साबित होता है। भाषाएं बहुत है अनगिनत, नॉलेज बहुत है अनगिनत। जिस तरीके से हम पाली देखते हैं, प्राकृत देखते हैं या फिर अलग अलग गोंडी भाषा है, संताली भाषा है, इसमें वनस्पति विज्ञान का एक तरीके से पूरा प्रचुर मात्रा में अपने अपने शब्दों में, अपने अपने गाथाओं में इस्तेमाल किया है। लेकिन कुछ तर्क विद्यार्थी होते हैं, कुछ तर्क शोधार्थी होते हैं, डॉक्टर सुभाष सोमकुंवर सर के जैसे, वो इन वनस्पतियों को डिकोड करके या आइडेंटिफाई करके आने वाले नस्लों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए किस तरीके से उसका बेनिफिट हो, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या फिर किसी तरीके से उनके जीवन में उद्धार हो, इसका काम करते हैं।